रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जो कि 2007 की वकला तहरीक के नतीजे में जब मार्च 2009 में अपने ओहदे पे बहाल हुए, अदलिया को वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए बहाल कर दिया गया, तो जैसे ही इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर दोबारा बराजमान हुए या अपने ओहदे पे बहाल हुए, तो इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद, अदलिया की रेस्टोरेशन के बाद फ़ौरी तौर पे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने यह फ़ैसला किया कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास जो है वो तलब किया जाए। अब नाज़रीन, ये इजलास इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जानिब से बुला लिया गया। इस इजलास में जो चारों हाई कोर्ट्स हैं, पाँचों हाई कोर्ट्स हैं, उसके चीफ जस्टिस साहबान ने शिरकत की। इसके अलावा मुतल्लिका जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने इस इजलास में शिरकत की। और इस इजलास में ज़ाहिर सी बात है कि जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे वो अपने मुख्तलिफ बार्स में जो खिताब कर रहे थे, जो तकरीरें कर रहे थे, उसमें उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया था कि हम आवाम के लिए जो साइलीन हैं, जिनके मुकदमात अदालतों में सालों पड़े रहते हैं और साइलीन को इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं, उन्हें इंसाफ की, सस्ते और फौरी इंसाफ की जो फराहमी है उसको यकीनी बनाएंगे। तो इस सिलसिले में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने यह इजलास बुलाया था। इजलास बुला के ये फ़ैसला किया गया कि फ़लाँ नौयत के जो मुकदमात हैं, फ़ौजदारी मुकदमात हैं, दीवानी मुकदमात हैं, वो इतने अरसे में जो है वो अदालतों की जानिब से डिस्पोज़ ऑफ किए जाएंगे, उनके फ़ैसले सादर फरमाए जाएंगे। और ख़ास तौर पे जो एक अहम नुक्ता हुआ करता था जिस पर लोगों को सालों लग जाते थे कि आपका कोई प्रॉपर्टी का मुकदमा है, आपका किसी और नेचर का मुकदमा है, आपका मुखालिफ अदालत में जाता था और वहाँ अदालत से जाकर जो है वो हुक्म इम्तना लेके या स्टे ऑर्डर लेके जो है वो सालों जो है वो बैठा रहता था। आपकी दुकान पे बैठा रहता था, आपके घर पे बैठा रहता था, आप उसको वहाँ से उठा नहीं सकते थे। और किसी मामले में जो है वो हुक्म इम्तना अदलिया दे देती थी और फिर वो हुक्म इम्तना सालों 10-10, 15-15 साल तक चलता रहता था। उस इजलास में जो कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अपनी बहाली के बाद बुलाया था, नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का, उसमें यह भी फैसला किया गया था कि 6 माह से ज़्यादा जो हुक्म इम्तना होगा वो जारी नहीं रखा जा सकेगा, उसको ख़त्म करना होगा। अब नाज़रीन, ये तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने NJPMC का इजलास बुलाया, उसमें एक पॉलिसी वज़े कर रही, लेकिन उस पॉलिसी पे इसलिए अमल दरामद नहीं हो सका क्योंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब फिर आगे चल के जब सियासी केसेस में इतने मसरूफ़ हो गए कि फिर वो NJPMC में बनाई गई जो पॉलिसी है उस पर अमल दरामद बहुत पीछे रह गया। ये जो नाज़रीन मैंने बैकग्राउंड आपके सामने रखा है, ये इसलिए रखा है कि अब जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस हैं याहिया फरीदी साहब, उनकी जानिब से भी जल्द नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास जो है वो बुलाने का इंदिया दे दिया गया है। ना सिर्फ इंदिया दिया गया है बल्कि जिस दिन से जस्टिस याहिया फरीदी साहब ने यह मनसब संभाला है उनके लिए आसानी है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो पॉलिटिकल नेचर के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इंटरप्रिटेशन के जो केसेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास चले गए हैं। तो लीगल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के हवाले से, लीगल रिफॉर्म्स पर अमल दरामद करने के हवाले से वो अपना एक एजेंडा लेके चल रहे हैं। और इसी एजेंडे से मुतल्लिक याहिया फरीदी साहब ने अंदरून सिंध का दौरा किया है, अंदरून बलूचिस्तान का दौरा किया है, खैबर पख्तूनख्वा का दौरा किया है और उसमें उन्होंने स्टेक होल्डर के साथ, लोकल जो लोअर जो जुडिशरी है उसके जज साहबान के साथ, वकला के साथ, दीगर स्टेक होल्डर के साथ मुलाकातें की हैं। लापता अफराद के जो लोग हैं उनसे, जो उनके जुड़े जो वकला हैं उनके साथ भी मुलाकात की है। अब याहिया फरीदी साहब ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी, जिसको उर्दू में कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का नाम दिया गया है, उसका इजलास बुला रखा है। अब इस इजलास का जो एजेंडा है जुडिशल रिफॉर्म, जिसमें जजेस की तादाद बढ़ाना भी लोअर कोर्ट पे हो सकता है, जिसमें अदलिया की अदालतों की तादाद बढ़ाना भी लोअर कोर्ट पे हो सकता है। और ये भी याहिया फरीदी साहब ने बताया है कि वो शायद इवनिंग जो कोर्ट्स हैं उसके हवाले से भी जो हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस साहबान के साथ ये मामला एजेंडे पर रखेंगे कि सुबह के वक्त तो अदालतें होती हैं लेकिन शाम की अदालतें भी होनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है जब 25 लाख केसेस का अदालतों के ऊपर बोझ होगा तो फिर उसको निपटाने के लिए आपको मामूल से हटके जो है वो इक़दामात उठाने पड़ेंगे, फैसला आपको लेना पड़ेगा। अब ये जो नाज़रीन इजलास NJPMC का बुलाया है अपने याहिया फरीदी साहब ने, कोई 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो कोई नया सिस्टम या कोई कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी तो नहीं बनाई गई।
इफ्तिखार चौधरी साहब वाला मामला कि उन्होंने ये इजलास बुलाया था आपको बताने का, ये पस मंज़र आपके सामने रखने का मतलब ये था कि ये कमेटी बहुत पुरानी चली आ रही है। अब जो याहिया अफरीदी साहब ने अपना हुकूमत के साथ, वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात की, कल मैं एक टॉक शो पे सुन रहा था कि वो तज्ज़ियाकार कह रहे थे कि ये जी अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने और अपना अफरीदी साहब ने चूँकि मुलाकात कर ली है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म के साथ, एग्जीक्यूटिव के साथ मुलाकात कर रहा है, तो बैलेंस करने के लिए अब चीफ साहब जो है अपोजिशन के साथ मुलाकात करने जा रहे हैं। आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ अपोजिशन के 7 रुकनी डेलीगेशन की मुलाकात है। ये मुलाकात भी चीफ जस्टिस के जो हाउस है इस्लामाबाद में, जुडिशल कॉलोनी में, वहाँ पे होनी है, लेकिन 11 फरवरी को हम ये खबर दे चुके थे। अब जो मीडिया पे बैठते तज्जियाकार हैं, जिन्हें मैं कहता हूँ तज्जनाकार हैं, वो तज्जिए के साथ जनाकारी कर रहे होते हैं। माजरत के साथ मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन ये कुछ हो रहा होता है। भाई 11 फरवरी की खबर है, उसमें याहिया अफरीदी साहब ने बता दिया था कि मैं वज़ीर आज़म के साथ भी रिफॉर्म के एजेंडे पे मिलूंगा और मैं अपोजिशन के साथ भी रिफॉर्म के एजेंडे पे मिलूंगा। क्यों मिलूंगा ये भी उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि मैं जो कमेटी करने जा रहा था, मुझे वज़ीर आज़म की तरफ से लेटर आया कि आप जुडिशल रिफॉर्म का जो एजेंडा है, इसकी अगर आप तकमील के हवाले से हमारी कोई मदद चाहते हैं तो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। अब रियासत के नाज़रीन 3 सतून होते हैं, जो समझने की बात है। तीनों सतूनों में इंसाफ की बात हो रही होती है। तीनों सतून मिलकर ही इंसाफ फराहम कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि इंसाफ फराहम करना सिर्फ अदलिया का काम है। कौन से 3 सतून हैं? मुकन्नना है, जिसने इंसाफ की फराहमी के लिए कानून साजी करनी है। एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव के इदारे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे महकमा माल का इदारा है। किसी पटवारी ने किसी बंदे की ज़मीन हथिया ली है, किसी गरीब आदमी की, तो उसके साथ एग्जेक्टिव के साइड पे जो है वो नाइंसाफ़ी हुई, तो पहले तो उसने इदारे से इंसाफ लेना है, महकमा माल से इंसाफ लेना है, या फिर पुलिस का इदारा है, एग्जेक्टिव के नीचे है, पुलिस के इदारे ने एक शख्स की दाद रसी नहीं की, उसको इंसाफ पुलिस से नहीं मिला, पुलिस स्टेशन से नहीं मिला, तो इसकी रिफॉर्म्स किसने करनी है? फिर ये मामला जब एग्जेक्टिव के इदारों से इंसाफ नहीं मिलता, फिर अदालतों की तरफ जाता है। तो अगर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनानी है तो रियासत ने यकीनी बनानी है, और रियासत के 3 सतूनों ने मिलकर यकीनी बनानी है। अब NJPMC की मीटिंग में अगर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब तमाम 5 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान के साथ, जिसमें IGs भी मौजूद होंगे, लाफसरान मौजूद होंगे, बाकी स्टेक होल्डर्स मौजूद होंगे, स्पेशल इन्वाइटी वहाँ पे मौजूद होंगे, वहाँ पे ये फैसला होता है कि जजेस की तादाद बढ़ानी है, अदलिया की तादाद बढ़ानी है, अदालतों की तादाद बढ़ानी है, इवनिंग शिफ्ट के लिए हमें स्टाफ चाहिए होगा, तो उसका फंड्स अदालत कहाँ से हासिल करेगी? एग्जेक्टिव से हासिल करना है ना, हुकूमत से हासिल करना है। तो ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होती है, कोशिश होती है। तो वो कहते हैं ना कि अक्ल ना होवे तो मौजा नहीं मौजा, तो ये मौजा ही इस तरह के तज्जियाकार जो है वो बैठ के तबसरे झाड़ रहे होते हैं, लेकिन फैक्ट्स का पता नहीं होता। मैं सिर्फ फैक्ट आपके सामने रख रहा हूँ। अब जो अफरीदी साहब ने जो इजलास बुलाया है, इस इजलास में जो भी फैसले होंगे उस पर अमल दरामद होता नहीं होता वो एक अलग बहस है, लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से इजलास होने जा रहा है। तो एक तो ये हकायक आपके सामने रखने थे। दूसरा नाज़रीन, आर्मी चीफ के खिलाफ लंदन में जो मुजाहरा किया जा रहा था कि आर्मी चीफ जो है वो बुनियादी हकूक़ और फलां पाकिस्तान में पता नहीं क्या मार्शल लगा दिया गया है, तो वो जो PTI के लंदन चैप्टर ने वहाँ पे एहतजाज का ऐलान किया था, वो एहतजाज तो नाकाम हो गया। लेकिन आज जो PTI के साफ़ी भगोड़े हैं या PTI के जो भगोड़े रहनुमा हैं, वो उस एहतजाज में नहीं देखे गए। 3 से 4 दर्जन से ज़्यादा लोग नहीं थे उस एहतजाज में। 15 लाख पाकिस्तानी लंदन में, बरतानिया में होते हैं, तो सिर्फ 40-50 लोग एहतजाज में शरीक हुए। अब उसमें मुझे शहजाद अकबर साहब भी नज़र आए, बाकी उसके अलावा आप ये देखें आदिल राजा आपको नज़र नहीं आया। अब वो अपने मुख्तलिफ वीडियोस में बैठ के लोगों को भड़का रहे होते हैं, उकसा रहे होते हैं कि निकल पड़ें, आप जो है चढ़ाई कर दें, एहतजाज करें। आर्मी चीफ पाकिस्तान से आए हुए हैं लंदन में, इनको प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? भाई आप भी शरीक होते ना उस एहतजाज में। और उसके अलावा वकार मलिक वो भी शरीक नहीं हुए। उसके अलावा आप देखें वो अरसलान बलोच हैं, वो भी मौजूद नहीं थे। सबसे बड़े के शहबाज गिल साहब जो कि इस एहतजाज के मास्टरमाइंड थे, वो भी शरीक नहीं हुए। किस किस का आप नाम लेंगे? इमरान रियाज खान, वो मेहंदी हैदर मेहंदी, वो भी मौजूद नहीं थे। तो ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जो PTI के ऐसे लोग हैं जो लोगों को ऐसे एहतजाजों के ऊपर भड़काते हैं, उकसाते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं, खुद तो अमली तौर पे ऐसे एहतजाज में हिस्सा नहीं लेते। पाकिस्तान तो नहीं था, लंदन था, जाके पुरअमन एहतजाज कर लेते। यहाँ पे तो पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे पुरअमन एहतजाज करते ना, शरीक होते ना। लोगों के बच्चों को, लोगों के नौजवानों को, लोगों के चश्मे चुराग को, लोगों की औलादों को आप कहते हैं कि जाएँ एहतजाज में शरीक हो आर्मी चीफ के खिलाफ, आप खुद नहीं गए।
करते ना जुर्रत वहाँ पे, और जुर्रत भी चलें कर लेते, कितने लोग थे, नाकाम हो गया। क्या चीज़ आपके पल्ले पड़ी, क्या चीज़ आपकी हत्ते चढ़ी, सिवाय नाकामी के और इंटरनेशनल नाकामी के। इसके अलावा नाजरीन, मरवत साहब ने अपनी कश्तियाँ जला दी हैं। अब मरवत साहब जो बार बार एक सवाल उठाते हैं कि मुझे पार्टी से क्यों निकाला गया, मुझे क्यों निकाला गया, इसका जवाब दिया जाए, तो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकमरारी साहब ने इस सवाल का जवाब तो दे दिया है कि मरवत साहब को क्यों निकाला गया। सलमान अकमरारी साहब ने कहा कि बदजुबानी करते हैं, पार्टी डिसिप्लिन की मरवत साहब खिलाफ वर्जी करते हैं और ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिस पर इमरान खान साहब मुतनफ़र हुए और पार्टी से निकालने का फ़ैसला भी सलमान अकमरारी साहब ने कहा कि मेरा नहीं, मेरा तो ताल्लुक़ ही नहीं मरवत साहब के साथ, उनको निकालने में ये बानी पीटीआई इमरान खान साहब का फ़ैसला है। अगर खान साहब रिव्यू कर लें तो मरवत साहब दोबारा पार्टी में आ जाएंगे। लेकिन शेर अफजल मरवत ने सलमान अकमरारी साहब को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। उन्हें कहा कि मुझे वजूहात बताएं किस वजह से निकाला गया। जो सलमान अकमरारी साहब ज़बानी बातें कर रहे हैं ना, उन्हें कहा मुझे रीजनिंग दी जाए कि किस वजूहात पे, क्या रीजनिंग थी, क्या वजूहात थी, मुझे निकाला गया। और मेरे साथ सलमान अकमराजा मुझे पार्टी से निकाले जाने के मामले पर बैठ के मनाजरा कर लें, ये तो गासिब है। पार्टी का एक गैर मुंतखब ये सेक्रेटरी जनरल बना हुआ है, कानून कहता है कि मुंतखब सेक्रेटरी जनरल होना चाहिए। ये जो नाज़िम मनाजरे की शेर अफजल मरवत साहब ने ऑफ़र की है सलमान अकमरारी साहब को, सलमान अकमरारी साहब ने इस मनाजरे की ऑफ़र को डिक्लाइन कर दिया, मुस्तरद कर दिया है। सलमान अकमरारी साहब ये कहते हैं कि मरवत साहब जो है अगर मनाजरा करना है तो जाके बानी पीटीआई इमरान खान के साथ करें, मेरे साथ मनाजरा ना करें। लेकिन साथ में नाजरीन, मरवत साहब ने, जैसे मैंने कहा कि अपनी कश्तियाँ जला दी हैं, मरवत साहब अब रुकने का, अपनी तेज़ी से दौड़ती हुई गाड़ी को ब्रेक लगाने के लिए तैयार नहीं है। मरवत साहब ने शहबाज गिल साहब को भी टारगेट कर लिया है। मरवत साहब ने यह भी बता दिया है अब आगे बढ़ते हुए, कश्तियाँ जलाते हुए, कि जो इमरान खान साहब के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे शहबाज गिल साहब, उनको ओहदे से क्यों हटाया गया था। एक नया बड़ा इंकशाफ किया है एक न्यूज़ के फाद हुसैन साहब के शो में, जिसमें मरवत साहब ने कहा, बल्कि आसमा शिराजी साहब के प्रोग्राम में भी ये इंकशाफ किया। मरवत साहब ने कहा कि ये जो शहबाज गिल साहब हैं, एक जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, जहाज़ पे सफ़र कर रहे थे, बानी पीटीआई के मोबाइल इसने चुरा लिए थे और ये मोबाइल चुरा के जनरल फैज़ को जाके शहबाज गिल दे के आए थे। ये बड़ा संगीन इल्ज़ाम नाज़रीन शेर अफजल मरवत की जानिब से लगाया गया है इमरान खान साहब के करीबी साबिक चीफ जो है वो सिक्योरिटी ऑफिसर शहबाज गिल पे। और सिर्फ ये भी नहीं, इससे बढ़ के भी आगे बात की गई है मरवत साहब ने। ये जो नाज़रीन इस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं शहबाज गिल के ख़िलाफ़ या फिर सलमान अकमराजा के ख़िलाफ़ शेर अफजल मरवत की तरफ से, इन बयानात को पढ़ने, देखने और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मरवत साहब ने भी ठान ली है कि अब वो जो पीटीआई के अंदर जो चीज़ें चलती हैं, वो इन तमाम चीज़ों को बेनकाब करेंगे कि कैसे इमरान खान साहब के कान भरे जाते हैं, कैसे इमरान खान साहब के कानों में खुसर पुसर की जाती है, कैसे अपना एजेंडा ज़ाती आगे बढ़ाया जाता है और इमरान खान साहब बानी पीटीआई की रिहाई का मामला जो है उसे पश्ते पुश डाल दिया जाता है। मुझे तो बज़ाहिर मरवत साहब के इक़दामात से यही कुछ नज़र आ रहा है। अब नाज़रीन आ जाते हैं, यास्मीन राशिद साहब ने भी एक ख़त लिख दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीद साहब को कि ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ के आप मुहाफ़िज़ हैं, आप ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत करें। अब अफरीदी साहब के पास तो अख्तियार है नहीं है। हाँ, अगर आइनी बेंच के जो सरबराह हैं, जो जजेस कमेटी के सरबराह हैं अमीनुद्दीन खान साहब, उन्हें ख़त लिखते तो ये एक मुतलका फ़ोरम पे ख़त लिखना होता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या 26वीं तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास सो मोटो लेने का अख्तियार है? मेरी नज़र में तो ये अख्तियार है। लेकिन बात यह है कि अगर यास्मीन राशिद साहबा को ज़मानत नहीं मिल रही, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त किसी अदालत में पेंडिंग पड़ी है, तो बजाय इसके कि चीफ जस्टिस को आप लेटर लिखें, आप अपनी ज़मानत की दरख्वास्त के लिए हाई कोर्ट से रिजू क्यों नहीं करते कि आपकी दरख्वास्त के ऊपर ATC कोर्ट फैसला करे। और अगर इस लाहौर हाई कोर्ट में भी आपकी उस ज़मानत की दरख्वास्त से मुतल्लिक जो एप्लीकेशन है उस पर सुनवाई नहीं होती, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील में आ जाएँ आर्टिकल 185(3) की। इस तरह की कानूनी दरख्वास्तें दायर करने से यास्मीन राशिद साहबा को कौन रोक रहा है? इस किस्म के खतूत तो बज़ाहिर ये मैसेज देते हैं कि आप एक सियासी स्टंट कर रहे हैं। जब आपके पास एक फ़ोरम, आपके पास एक रेमेडी मौजूद है, आप उस फ़ोरम को, उस रेमेडी को अवेल नहीं कर रहे, आप खतूत की तरफ चल निकलें। अब खतूत की नाज़रीन जो बात हुई और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सो मोटो की जो बात हुई, मैं जाते जाते एक और बात आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि रात मैंने एक ट्वीट किया कि मरीम नवाज़ साहबा ने जो पंजाब ने तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर रखा है, बिल्कुल दुरुस्त है। ये होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे
तजावज़ात हैं या सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया गया है, वो तमाम चीज़ें हटाई जानी चाहिए। लेकिन नाज़रीन, इस तजावज़ात की आड़ में, तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की आड़ में मरीम नवाज़ की जो बदनामी या मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो चीज़ें चल रही हैं, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जो गमा गुस्सा पाया जा रहा है, उसकी एक मिसाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मेरा शहर है अहमदपुर शर्किया। अहमदपुर ईस्ट कहते हैं, ज़िला बहावलपुर की तहसील है। वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, अब ये तजावज़ात क्या होती हैं? तजावज़ात ये होती हैं कि आपकी एक दुकान का शटर है, उस शटर के अगर आपने कोई थड़ा बना लिया है, कोई सीढ़ी बना ली है, कोई आपने वहाँ पे ठेला लगा लिया है, आपने शेड आगे बढ़ा लिया है, कोई छपरा आपने बना लिया है, वो तजावज़ात में आता है, वो आपने साफ़ करना है। हाँ, अगर किसी ने सरकारी ज़मीन के ऊपर आपने कोई दुकान बना रखी है, वो आपकी दुकान भी नाजायज़ है। अब अहमदपुर ईस्ट, अहमदपुर शर्किया डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर में क्या हो रहा है? वहाँ के शहरी किसको जाके सुनाएं कि जो वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर हैं उस्मान अमीन साहब, ये किसी ऑर्डर के तहत ही, मतलब दुकानें गिराई जानी है, तजावज़ात गिराई जानी है, किस ऑर्डर के तहत ही गिराई जानी है ना। वो कहते हैं जो ऊपर से आर्डर आया है और ज़बानी आर्डर आया है, हमने आपकी दुकानें गिरानी है, तजावज़ात नहीं। अब 2 किलोमीटर की कचहरी रोड है अहमदपुर शर्किया की, कितनी, सिर्फ 2 किलोमीटर की। लेफ़्ट पे भी दुकानें हैं, मतलब दोनों साइडों पे, उस रोड के लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे दुकानें मौजूद हैं। बीच में सरकारी ज़मीन भी आती है, जैसे रेस्ट हाउस का एरिया आता है, इरिगेशन का एरिया आता है, पुलिस स्टेशन सदर का एरिया आता है, वहाँ पे कोई दुकानें नहीं हैं। लेकिन वहाँ पे सरकार ने अपनी हदबंदी कर रखी है कि यहाँ पर तो ये हदबंदी है, वहाँ पे दुकानें नहीं हैं। अब कल मैंने इस पर यह ट्वीट किया कि जो चीफ कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने जो कचहरी रोड है उसके सेंटर से, ये सेंटर है, चंद रोज़ पहले सेंटर से फीता लेके, पैमाना लेके एक निशान लगा दिया दुकान वालों को कि सेंटर से 38 फुट तक आप जगह दुकानें साफ़ कर दें। अब पहले तो ये कोई कुलिया, कोई फार्मूला, कोई तहरीरी तौर पे बताएं कि ये इसका 38 फुट वाला निशान वाला फार्मूला आपने कहाँ से लिया या ऑर्डर आपने कहाँ से लिया। आपने तो तजावज़ात हटानी है, तो शटरों के आगे जो ठिये लगे हुए हैं, जो ठेले लगे हुए हैं, जो छप्पर लगे हुए हैं, जो तजावज़ात बनी हैं, आप गिराएं। ये जो आप सड़क के सेंटर से 38 फुट मार्क कर रहे हैं, जिसमें लोगों की 5-5 फुट दुकानें आ रही हैं, वो 5-5 फुट दुकानें तो लोगों ने पैसे देकर ख़रीद रखी है। यानी अगर किसी की 15 फुट दुकान है तो 5 फुट दुकान ये जो पैमाना असिस्टेंट कमिश्नर साहब रख रहे हैं, 5 फुट दुकान तो उस गरीब की चली जाएगी। और फिर ये चंद दिन पहले 38 फुट का निशान लगाया गया कि 38 फुट इधर से मैंने साफ़ करना है सेंटर रोड से और 38 फुट इस तरफ से। अब कल से उसने ये पैमाना 45 फुट कर दिया है। यानी अगर किसी की 15 फुट की दुकान है तो उसकी 10 फुट जो है वो उसमें उड़ जाएगी। अब मैंने कल जब ये ट्वीट किया, अपने दोस्तों से ट्वीट्स भी कराया कि ये इशू हाईलाइट होना चाहिए, तो मैं नीचे अपने कुछ दोस्तों के फॉलोअर्स के कमेंट देख रहा था कि वो दुकानें जो हैं वो सरकारी अराजी पे बनी होंगी। भाई 2 किलोमीटर की जाते हुए सड़क है, 2 किलोमीटर की आने की सड़क है, क्या दोनों साइड के ऊपर जो है वो सरकारी ज़मीन के ऊपर सब कुछ बना लिया गया? मैंने ज़िंदगी के 20-25 साल वहाँ पे गुजारे हैं, मैंने देखा है वहाँ पे। तो मैं कोई गलत बयानी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मरीम नवाज़ साहबा के लिए इस किस्म के जो हथकंडे, इस किस्म के जो एक्शन, जहाँ पे रिटन ऑर्डर भी असिस्टेंट कमिश्नर देने के लिए जो है वो तैयार नहीं है कि ऊपर से आर्डर आया है हमने गिरानी है। भाई ऊपर से आर्डर है तजावज़ात गिराने का, आप तजावज़ात गिराएं। जिसकी नाजायज़ दुकान है, सरकारी ज़मीन पे है, उसको भी डॉक्यूमेंट दिखाएं कि ये सरकार की ज़मीन है, आप उसको गिरा दें। लेकिन अगर आप पूरी दो तरफ से, छोटा सा शहर, पसमानदा शहर, लोगों के पास रोज़गार नहीं, और अगर किसी के पास कोई दुकान है तो वहाँ पे इसलिए उसकी दिहाड़ी नहीं लगती क्योंकि वो सीजनल शहर हैं, फसल के अलावा वहाँ पे जो है वो दुकानदारी नहीं होती, रोज़गार नहीं होता। और जहाँ तक रोज़गार की बात है, ज़री रोज़गार है, लोगों की फसलें होती हैं तो लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं। और फसलों के साथ पिछले जो 1 साल से हुआ है कि गंदम की ख़रीदारी नहीं हो सकी, गंदम अच्छे रेट पे ज़मींदार की फ़रोख्त नहीं हो सकी, कपास अच्छे रेट पे फ़रोख्त नहीं हो सकी, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि लोगों की माली हालत क्या होगी। और अगर वहाँ पे रोज़गार के इतने अच्छे मौके होते तो हम यहाँ पे इस्लामाबाद में आकर बैठ के जो है वो वहाँ पर कारोबार करते अपने शहर में, हम यहाँ पे क्यों आते? इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।